नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम आज की तारीख 24 फरवरी 2023 से जो फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ? तो इसका आंसर है भारत। अब जो द एग्रीमेंट इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है, ये एक पहल है यूएसए की और उसमें अब शामिल हो गया है अपना देश भारत। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में इस पहल को लॉन्च किया था और ये जो पहल है ये जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करता है। इसके साथ ही भारत अब 42 सरकारों सहित 275 से अधिक भागीदारों में शामिल हो गया है जो इस मिशन को सामूहिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये है, अपना देश शामिल हो गया किसमें? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। और जो ये जो पहल है ये यूएसए और संयुक्त अरब अमीरात की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत सरकार ने किया है सेशेल्स देश के साथ में समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए। समुद्री सुरक्षा में मौजूदा सहयोग को बढ़ाने के लिए सूचना साझाकरण नेटवर्क का विस्तार करते हुए भारतीय नौसेना से संबंध IFC-IOR सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र सेशेल्स के क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो इसकी जो स्थापना है 2018 में हुई थी हिंद महासागर के क्षेत्र में, और ये जो समुद्र की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करता है। तो ये जो समझौता है अभी किसके साथ में हुआ है? सेशेल्स के साथ में। प्रश्न नंबर 3 है, विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये जो अभी डायलॉग है ये शुरू हुआ है पुणे में। और किसका डायलॉग है? ये विदेश मंत्रालय का है जिसका नाम है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। और ये वार्षिक होता है। इसका आयोजन अभी पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है जो भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। ये जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है ये भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा और जिसकी सह मेजबानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर कर रहा है। इस डायलॉग में ग्लोबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द G20 एजेंडा और मेटावर्स जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस डायलॉग में पहले से ही जो ब्राज़ील है, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और मेक्सिको इसके सहित 44 देश इस डायलॉग में भाग ले रहे हैं। तो ये है आपका एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, विदेश मंत्रालय का। 44 देश भाग ले रहे हैं और ये हो रहा है पुणे में। प्रश्न नंबर 4 है, किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? अब अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं जिसकी प्रिपरेशन और उसका नामांकन स्टार्ट हो गया है, जिसमें एक भारतीय अमेरिकी जो हैं जिनका नाम है विवेक रामास्वामी, इन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी दी है। अब जानते हैं विवेक रामास्वामी के बारे में। रामास्वामी ने 2024 में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होने की घोषणा की है। अब ये क्या है, ये निक्की हेली के बाद ये दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। पहले जो निक्की हेली थे उन्होंने इसके लिए पेश किया था अपनी दावेदारी, और अब ये विवेक रामास्वामी ने नामांकन भरा है अपना। इनका जन्म 9 अगस्त 1985 में सिनसिनाटी ओहियो में हुआ था और इनके माता पिता भारतीय राज्य केरल से जाकर अमेरिका में बस गए थे। और अभी ये जो स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट है इसके सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये भारतीय अमेरिकी हैं, विवेक रामास्वामी, और इन्होंने अभी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपना नामांकन भरा है। प्रश्न नंबर 5 है, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य से लागू है? तो ये अमृत नगरोत्थान जो योजना है ये कर्नाटक राज्य से लागू है। और इसमें क्या होगा कि इसमें सड़कों का विकास किया जाएगा। और अभी हाल ही में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने बेंगलोर शहर के व्यापक विकास के लिए राज्य के बजट 2023-24 में 9,698 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। अमृत नगरोत्थान योजना के तहत बेंगलोर में
6,000 करोड़ रुपए के कार्यान्वित किया जा रहा है। हाई डेंसिटी कॉरिडोर योजना के तहत 108 किलोमीटर सड़कों का निर्माण या विकास किया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो अमृत नगरोत्थान जो योजना है ये शहरों में सड़क निर्माण के लिए है, जहाँ पे हाई डेंसिटी मतलब जहाँ पे ज़्यादा आवास हो तो वहाँ पे ऐसी सड़कों को आने जाने के लिए बनाई जाएगी। तो इसका नाम है अमृत नगरोत्थान योजना, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के अनुसार श्रम बाजार लचीलापन किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये अधिक है उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा, और ये स्थायी हो चुका है। और ये इंडेक्स अभी पहला लॉन्च हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसका नाम है ग्लोबल लेबर रेजिडेंस इंडेक्स 2023। शॉर्ट में इसको बोलेंगे GLRI। एक है वाइट शील्ड नाम की एक वैश्विक रणनीति और सार्वजनिक नीति सलाहकार फर्म है। इसने क्या किया है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान GLRI 2023 जारी किया। ये सूचकांक अपनी तरह का पहला माप उपकरण है जो रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित करने और झटके से तेज़ी से वापसी करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। मतलब ये अभी पहला है, तो इसको आपको याद रखना है। रिपोर्ट में पाया गया है कि श्रम बाजार का लचीलापन पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में सबसे अधिक है। यूरोप और एशिया के देश अधिक लचीले होते जा रहे हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में लचीलापन स्थिर हो रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? जो अपनी नौसेना है उसने अभी एक अपना स्वदेशी डेटा संचार विकसित किया है, उसका नाम है वायु लिंक। भारतीय वायुसेना IAF ने वायु लिंक नामक एक स्वदेशी डेटा और लिंक संचार विकसित किया है। सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है, जिसे नाविक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है संचार उपकरण वायु लिंक। प्रश्न नंबर 8 है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, जिसको बेल बोला जाता है, इसके साथ में एक समझौता किया है। और इस समझौते में क्या होगा, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उत्पाद समर्थन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। और ये एक इस जो सशस्त्र बलों की जो उत्पाद हैं इनको बनाने के लिए इन दोनों देशों ने एक संयुक्त उद्यम फर्म बनाने का समझौता किया है, और जिसमें उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की जाएंगी। प्रश्न नंबर 9 है, केन्या अफ्रीका का छठा और नवीनतम देश है। यहाँ पर किस घातक मलेरिया प्रजातियों के संक्रमण की सूचना मिली है? तो अभी हाल ही में केन्या में एनाफ्लीज की एक नई प्रजाति जिसका नाम है एनाफ्लीज स्टीफेंसी, इसकी सूचना मिली है, क्योंकि यहाँ इसके संक्रमण से काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हुई है। तो ये अभी आया है न्यूज़ में। अब बात करते हैं कि एनाफ्लीज जो स्टीफेंसी है ये अन्य मलेरिया पैदा करने वाले मच्छर वाहकों के विपरीत होता है, जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं। और जो एनाफ्लीज स्टीफेंसी है ये अत्यधिक अनुकूली है, मतलब ये वातावरण को देख करके अपने शरीर में ये चेंजेस ला सकता है और शहरी वातावरण में पनप सकता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास जो है 2015 में शुरू किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा तैयार की गई थी, और ये सब मलेरिया के लिए है। और अभी क्या एनाफ्लीज स्टीफेंसी नाम की एक नई प्रजाति आई है, और जो अभी केन्या में प्रभावी है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में एक शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं मोहिनी अट्टम से, और जो मोहिनी अट्टम है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करते हैं डॉक्टर कनक रेले की, तो इन्होंने 1973 में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय और नालंदा नृत्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित है। और ये महाविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान करते हैं। 1977 में भारत में नृत्य कला में PhD करने वाली ये पहली महिला थी। अब ये नृत्य कला में PhD करने वाली पहली महिला हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है।
और इनकी भी मृत्यु हुई है। इनको बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा गया, चाहे वो केरल राज्य का जो पहला था गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार वो मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला 1994 में, ऐसे सुब्बालक्ष्मी अवार्ड भी मिला इनको, कालिदास सम्मान से भी सम्मानित हैं ये, और इतने सारे पुरस्कार जो है। अब बाद में वर्ष 2013 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित हैं डॉक्टर कनक रेले, जो मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, और मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल से संबंधित है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।